हेलो, मैं अरुण रंजन हूँ और आप सबको मैं आज शिक्षा विनय की तरफ से ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाऊँगा। चूँकि ये ज्योमेट्री की पहली क्लास है, इसलिए मैं ज्योमेट्री के इतिहास से लेकर वो कहाँ से विकसित हुआ, किन देशों और किन सभ्यताओं में वो उपजा, इन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी ओवरव्यू दूंगा। असल में ज्योमेट्री काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। अगर आप उसे समझेंगे तो डिफ़िकल्टी भी आसान होगी, क्योंकि हाँ, ज्योमेट्री हार्ड भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो जो जिसके पास कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी कमी है और जो थिंक नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी हार्ड हो सकता है। लेकिन जो थिंक कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा आसान ये ज्योमेट्री पड़ता है, क्योंकि ज्योमेट्री में हर चीज़ एक चित्र के माध्यम से दिखाई जाती है, बताई जाती है। हम चित्रों के आपसी संबंधों के बारे में जानते हैं, हम कई कंक्लूजन निकालते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हम कई एक्सप्रेशन और फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से। तो बेसिकली ज्योमेट्री है क्या, इसके बारे में आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री असल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो मैट्री। जियो वर्ड संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसे जिया कहेंगे, और मैट्री वर्ड मेट्रॉन जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, मेट्रॉन से बना है। और असल में मेट्रॉन भी वर्ड संस्कृत रूट मात्रा से ही बना है कालांतर। तो दोनों का अर्थ मेजरमेंट ही होता है, लेकिन ग्रीस में इसके अलग अलग मीनिंग है। जियो वर्ड से कई वर्ड आज आप देखने को मिल जाता है, जियोडेसिक, जियोमेट्री, जियोग्राफी, इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? तो यहाँ जियो का मतलब हम अर्थ से लगाएंगे, या फील्ड या खेत या पर्टिकुलर एरिया या रीजन को ही हम जियो कहते हैं। ठीक है। जियोडेसिक मीन्स अर्थ की तरह गोलाई, अर्थ की तरह सतह, वक्र सतह को जियोडेसिक भी बोलते हैं। तो जियो का अर्थ यहाँ सीधी है कि जो अर्थ का है, यानी कि जो अर्थ की जैसे सतह जैसा है, या फील्ड या खेत या कोई पर्टिकुलर चीज। और मेट्रोन एक पर्टिकुलर मीनिंग आ गया है मेट्रोन का, मेट्री का मेजरमेंट, यानी कि ज्योमेट्री ब्रांच, मैथ की वैसी ब्रांच है, मैथ की वैसी शाखा है, गणित की वैसी शाखा है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के क्षेत्र वाले और क्षेत्रों की आकृतियों वाले चीजों में किस तरह का संबंध है, उनके उनके बीच क्या अन्योनाश्रित संबंध है, उनसे क्या कंक्लूजन और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनके क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम ज्योमेट्री में पढ़ते और अध्ययन करते। तो इसका मतलब हुआ ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में और उनके बीच के संबंधों के बारे में हम लोग, और उनसे उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ज्योमेट्री कहते हैं। जैसे कि ज्योमेट्रिकल फिगर में मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर हैं। और यूक्लिड ने इसको पर्टिकुलरली डिफाइन किया है कि फिगर है क्या। तो वो फिगर है क्या, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ज्योमेट्री ब्रांच की, वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। और हम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में ज्योमेट्री में? असल में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है, एक है यूक्लिड ज्योमेट्री, एक नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में जैसे आप कहते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोण और एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री में ऐसा नहीं भी हो सकता, वो लेस देन 180 डिग्री भी हो सकता है और ग्रेटर देन 180 डिग्री भी हो सकता है। तो वो हमारे स्कोप ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द स्कोप है, तो वो हम अपने क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो हायर क्लासेस में पढ़ाए हो जाते हैं। हमारे यहाँ यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, और मेनली हम लोग कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। हम लोग डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूक्लिड ने किन चीजों को किस तरह डिफाइन किया, जैसे पॉइंट को कैसे डिफाइन किया, लाइन को, इस तरह की 23 मेन डेफिनेशंस को उसने अपनी बुक एलिमेंट में दिया है।
और उसने 5 पोस्टुलेट के बारे में बात की है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 5 कॉमन नोशन के बारे में भी उसने बताया है अपने बुक एलिमेंट में। और इस सब पढ़ने से के बाद और या पहले ही हमें कुछ बातों के बारे में जानना होगा। जैसे कुछ टर्म जो ज्योमेट्री में हमेशा हमारे आमने सामने आते हैं, वो है स्टेटमेंट, एक्सियम, पोस्टुलेट, कॉमन नोशन, एजम्पशन, थ्योरम, लेमा, कोरोलरी, एल्गोरिदम, प्रोपोजिशंस। इस तरह के वर्ड आपके सामने आते रहेंगे, तो आपको इसका मीनिंग भी समझना होगा कि आखिर इनका मीनिंग क्या है। ये सब का आप जानते होंगे कि मैथ और साइंस में हर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, हम इसका मिसयूज नहीं कर सकते। जो मीनिंग जो जिस तरह से डिफाइन किया गया उसी सेंस में उसको लेना पड़ता है। इसीलिए हमको इस टर्म के बारे में जानना होगा कि आखिर ये है क्या, और इसका इस्तेमाल हम आगे ज्योमेट्री पढ़ने में करते हैं। और ये सब मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, इससे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि ज्योमेट्री का इतिहास क्या होगा, ज्योमेट्री आया कहां से और ज्योमेट्री कितनी पुरानी है, इसका अध्ययन करना कितना पुराना है। असल में ज्योमेट्री बहुत पुराना है, 10,000 साल भी पुराना कहूं तो कम होगा, क्योंकि आदि मानव भी कुछ लकीरें खींचा करते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि गुफाओं में जो अफ्रीकन है और ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी गुफाएं में ऐसे मिले हैं कि वो 10,000 या 20,000 साल पुराने भी हो सकते हैं। उसमें उन्होंने एक रेंडियर के पिक्चर या हिरन या शेर और आदमी के पिक्चर भी बनाए। इसका मतलब उन्हें आकृतियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, उनके प्रोपोर्शन के बारे में जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे भी चित्र बनाए कि कोई आदमी एक शिकारी की तरह एक भाला फेंका जा रहा है या तीर चला रहा है, तो अगर उसको प्रोपोर्शन नहीं मालूम होगा कि चित्र बनाते कैसे हैं, इसकी लेंथ ब्रेथ कैसी रखनी होगी, तो फिर वो कैसे बनाएंगे। हाँ, ये बात थी कि वो एक लेखा जोखा बिल्कुल नहीं रखते थे, वो एक चित्रपट के माध्यम से एक मिट्टी के बर्तन या टूल्स के माध्यम से उनका लेखा जोखा समझते थे। तो ग्रीस में 335 बीसी के आसपास इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें आप पिरामिड को देखते हैं आज, तो वो 3500 या 4000 साल पुरानी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री का एक करिश्मा है जो आज हम 7 अजूबों में उसे गिनते हैं। ये कैसे संभव हुआ? सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के अध्ययन से। थेल्स तो छाया की मदद से पिरामिड की ऊंचाई को माप सकते थे, और आप 10th में ये पढ़ेंगे कि कैसे वो माप सकते हैं हाइट और डिस्टेंस चैप्टर में। तो ये सब ज्योमेट्री का एक कमाल है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो करीब 5000 साल पहले मानी जाती है, या मिस्र की सभ्यता से कम इधर ही मानी जाती है, उसमें भी कई तरह की उन्नत सभ्यताओं के जिक्र मिले हैं उनके उत्खनन से। जैसे कि ईंटें मिली हैं, घर बहुत ही आज के आधुनिक घर के जैसे ही मिले हैं, उसमें गलियारे भी मिले हैं, गली होते थे, वहाँ एक स्नानागार भी है, वहाँ अनाजों रखने के लिए एक भंडारण गृह भी होते थे। तो और उसकी स्ट्रीट जो थी बहुत ही कमाल की ड्रेनेज सिस्टम भी बनी हुई थी। तो वो सब कैसे संभव हुआ? बिना ज्योमेट्री के आप ब्रिक नहीं बना सकते थे। वहाँ के ब्रिक 4x3x2x1 के रेशियो में बनाई जाती थी, हर ब्रिक एक ही समान साइज के। तो वो कैसे संभव हुआ? जब तक उसके वॉल्यूम, आकार, प्रकार के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में हम नहीं जानते होते तो कैसे हमको कैसे पता कि इस घर में कितनी ईंटें लगेंगी और कितनी ईंटें बनाई जाएगी और किस तरह उसको एक शेप में लाना होगा। ये सब बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। नहीं जानते तो फिर कैसे? तो इसका मतलब ज्योमेट्री के बारे में उन्हें मालूम था। वैदिक पीरियड में हम अगर चलेंगे तो वैदिक पीरियड लगभग 1000 साल मान सकते हैं, या 1200-1500 साल, 1500 बीसी से 500 बीसी के आसपास मानी जा सकती है। वैदिक काल में वे लोग वेदीज बनाते थे, यानी कि यज्ञ कुंड या हवन कुंड बनाते थे। उसमें वो कई तरह के आज भी हम लोग बनाते हैं, तो उसमें कई तरह के होते हैं। सर्कुलर हो सकता है, या फिर ट्रेपीजियम जैसा हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। और आज आप कुंडली में या जैसे कुछ कुंडलियों में ऐसे श्रीयंत्र का इस्तेमाल होता है, जिसमें बेसिकली 16 आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में को इंटरट्विन किया जाता है, यानी मिक्स करके उसको बनाया जाता है। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि पुराने काल में, यानी 10,000 साल वैदिक पीरियड में, यानी कि 1000-1500 साल बीसी पूर्व भी इन चीजों के बारे में जानकारी थी, और वो ज्यादा उन्नत हो गई थी, और उनके बारे में वो समझ काफी बढ़ चुकी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वे लोग ही ये ज्योमेट्री को इन्वेंटेड किए। ज्योमेट्री तो बहुत पुराने काल से चला आ रहा है, आदि मानव काल से ही चला आ रहा है। जब आदमी शुरुआत हुआ होगा तो वो चांद तारों को भी देखा होगा, वो देखा होगा बहुत सारी चीजों को, आसपास के पेड़ को, आसपास के मैदानों को, तो उन्हें कुछ फिगर जैसा लगा होगा। उसकी बाउंड्री लगी होगी कि
वो कुछ रेक्टेंगल जैसी है, कुछ स्क्वायर जैसी है। वो सन को देखा होगा तो उसे लगा होगा कि वो गोलाकार है। इसी तरह की चीजें वो देखा होगा, और किसी कोई आदमी ऐसा होगा कि वो जमीन पर लकीर के माध्यम से उसे बनाता होगा, और फिर वो सोचने भी लगा होगा। इस तरह से ज्योमेट्री का ही ख्यालात आया होगा। और इंडियन कस्टम में हम देखें तो इंडियन ट्रेडिशन में कई और मैथमेटिशियन आए जो बहुत ही फेमस हुए बाद में, जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराटू, इस तरह के लोग। और बोधायना भी कई तरह के लोग हैं। आर्यभट्टा ने आप देखेंगे बहुत सारे तरह के काम किए। उन्होंने पाई का निकटतम मान काफी एक्यूरेट दिया उस समय, जिस समय की कोई इतना एक्यूरेट नहीं दे सकता था। अब तो रामानुजम के फॉर्मूला से आप करोड़ डेसिमल तक पाई के वैल्यू निकालेंगे, वो भी सही ही निकलता है। ये भी एक कमाल की बात है। ब्रह्मगुप्ता भी इसी तरह के 598 AD में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने काफी काम किया है इन ज्योमेट्री पर। एक काम मैं यहाँ लिखा हूँ कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, उसके बारे में उन्होंने दिया है। भास्कराटू ने पाइथागोरस थ्योरम के एक अलग प्रूफ ही बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम आप 10th में प्रूफ करना सीखेंगे, और 9th में भी आप सीख सकते हैं। 9th में भी जिक्र है NCERT बुक में, लेकिन वो ऑप्शनल में है। अगर वो आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो उन्होंने एक अलग तरह का प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम के कई सारे प्रूफ हैं, 1000 से भी ज्यादा। उसमें से एक डिसेक्शन प्रूफ भी है जो भास्कराटू के द्वारा दिया गया है। और अगर आप चाहेंगे इसका प्रूफ तो मैं दूंगा। बोधायना जो 600 BC के आसपास बहुत पुराने काल में आया, उनके बुक में अपस्तंभ संहिता ऐसी बुक में उनका जिक्र है, जिन्होंने कहा कि वो पाइथागोरस थ्योरम जिसे आप जानते हैं, असल में वो उन्होंने भी वही लिखा, वही कहा। इसका मतलब उन्हें भी मालूम था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। उन्हें वो नाम वो ये नाम देते हैं सुलभ सूत्र। और लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं तो अब पाइथागोरस ही ज्यादा फेमस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम वही सुलभ सूत्र बोलते हैं उसको। तो ये थे इंडियन मैथमेटिशियन, कुछ उनके वर्क्स। अब हम लोग ग्रीक मैथमेटिशियन के भी कुछ मैथमेटिशियन के बारे में जानेंगे, और उन्होंने क्या क्या किया थोड़े से ओवरव्यू लेंगे। जैसे थेल्स, आप पहला नाम सुनेंगे, वो फिलोसोफर भी थे, और कहेंगे कि तो को उस जमाने के एक तरह से ईश्वर तुल्य मानव भी बोल सकते हैं। तो वो थेल्स जो है उनको इन्वेंटर ऑफ थ्योरम भी कहा जाता है। पहली दफा उन्होंने एक प्रोसीजर विकसित किया कि हम कोई चीज को कैसे, कोई स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ करेंगे। थोड़ी सी जिक्र उन्होंने तो एक स्टेटमेंट वो दिए, और उसके बाद वो प्रूफ कर किए। तो इसलिए कहेंगे कि थ्योरम का पहला बार इन्वेंट थेल्स ने किया, जो कि 600 BC के आसपास रहे होंगे। उनका ही एक स्टूडेंट आप जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है, पाइथागोरस ने बहुत पॉपुलरली नॉन उनका थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। और भी कई काम पाइथागोरस ने किया है, धीरे धीरे आप जानेंगे। और अब हम लोग यूक्लिड के बारे में आते हैं। यूक्लिड 300 BC के आसपास हुआ। वो असल में कोई मैथमेटिशियन नहीं था जिन्होंने नई नई चीजें खोजी, नए नए प्रूफ खोजे, नए नए फॉर्मूलाज खोजे, नहीं, वो नहीं थे। वो यस टीचर थे। वो एक अलेक्जेंड्रिया में, जो सिकंदर महान ने, उस शहर का नाम उसी के नाम पर है, अलेक्जेंडर, और उन्होंने ये बसाया था। तो उसके ही शहर में कई तरह के स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल थे वहाँ पर, जैसे आज के कॉलेज होते हैं। तो वहाँ एक एकेडमी में वो पढ़ाया करते थे, वो प्रोफेसर हो गए थे। और हो सकता है वो पाइथागोरस से मिले तो नहीं हो सकते, उनके बारे में जानते होंगे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुरानी सारी लाइब्रेरी से किताबें इकट्ठा की, और सारे जो भी पुराने खोज हुए थे वो सारी ज्योमेट्री की खोज अपनी एक बुक में सम्मिलित कर दिया। उन्होंने अलग अलग चीजें भी दी, मॉडिफाइड प्रूफ भी दिए जो उनका खुद का है। तो उसको हम कहेंगे कंपाइलर, वो है कि हिस्टोरियन ऑफ मैथमेटिक्स उसको हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखा एलिमेंट, उसमें करीब 13 चैप्टर है, और उस सब में एक कमाल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया गया है। हर आदमी जो भी ज्योमेट्री से इंटरेस्ट रखता है, मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट रखता है, उन्हें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और तो ये था यूक्लिड। और यूक्लिड के बारे में थोड़ी और बातें भी जाननी चाहिए कि यूक्लिड लगभग 325 से 265 BC के आसपास रहा होगा। और उनका बुक एलिमेंट, ये कमाल की बात है कि 19वीं सदी तक उनका बुक एलिमेंट जो है वो इतना ज्यादा बिका कि बाइबल के बाद सेकंड बेस्ट सेलर बुक उसी के ख्यात में है दुनिया के किसी भी बुक के मुकाबले। तो ये एक कमाल की बात है। तो उन्होंने कई तरह के मेथड इंट्रोड्यूस किए कि अब से आज जो हम पढ़ रहे हैं कि थ्योरम को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से प्रूव करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पहले गिवन दैट, फिर ये, फिर कंस्ट्रक्शन, इस तरह से जो प्रूव करेंगे वो असल में यूक्लिड का ही प्रोसीजर है। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के जरिए
प्रूव करना यूक्लिड ने ही पहली बार अपनी बुक में लिखा था। तो जो भी ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं प्लेन फिगर के बारे में, प्लेन मीन्स दिस इज ए प्लेन, ये एक प्लेन है, तो प्लेन फिगर आप जानेंगे इसका डिफिनेशन भी कि आगे प्लेन फिगर क्या होता है। तो जो भी हम प्लेन फिगर के बारे में जो भी स्टडी करते हैं उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और अगर वो प्लेन में नहीं है, वो जो नॉन प्लेनर है, तो उसके बारे में जो भी फिगर है उसके बारे में डिस्कस जिसमें करते हैं उसमें नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड के कोई भी कंक्लूजन या थ्योरम काम नहीं आते। जैसे मैं आपको पहले ही कह दिया कि अगर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इज 180 इन द यूक्लिड ज्योमेट्री, बट इट इज नॉट वैलिड इन नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। इट मे बी लेस देन 180 डिग्री, इट मे बी ग्रेटर 180 डिग्री। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली हम आगे क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूक्लिड के बारे में पढ़ेंगे। और यूक्लिड जो एक टीचर था एक एकेडमी में अलेक्जेंड्रिया शहर में, और उन्होंने कई और भी एक्साइटिंग काम किए हैं, जैसे कि प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इसको कैसे प्रूव करें, तो ये सब भी प्रूव हो दिया है। तो ये है ये यूक्लिड। को सुनकर पढ़कर अगर आपको कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के जरिए आप अपनी समस्या बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।